नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था और आज इस पार्ट से हमें यहां से अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ वीडियो मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूँगा। देखिए क्या कहते हैं कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, मतलब कुछ, मोमेंट्स मतलब क्षण या पल, लेटर मतलब बाद। तो कुछ क्षण बाद वी आर लिफ्टेड, वी मतलब हम, आल मतलब सभी ने, लिफ्टेड मतलब उठाई, आवर मतलब हमारी, आइज मतलब आँखें। तो हम सभी ने अपनी आँखें उठाई इन एव, भय से। एव मतलब होता है सम्मान भी कह सकते हैं, तो भय या सम्मान दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आप चाहिए तो भय कहिए, ज़्यादा सटीक पड़ेगा। तो हम सभी ने भय से अपनी आंखें उठाई एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, क्योंकि एक शानदार प्रदर्शन था, यानी एक शानदार प्रदर्शन हो रहा था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेट्स, जेटों का, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर मतलब होता है सेना के ऐसे बड़े बड़े जहाज जो सैनिकों को ले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रूप कैरियर्स का मतलब समझ में आया। ट्रूप कैरियर्स मतलब होता है सेना के ऐसे बड़े बड़े जहाज जो सैनिकों को ले जाते हैं। रोड मतलब होता है दहाड़ना, रोड कर रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक शानदार अंदाज में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। फिर से कोई बड़ी बात नहीं, कुछ बातें नज़रअंदाज हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ध्यान से समझिएगा। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हम सभी ने अपनी आंखें उठाई इन ए, सम्मान से या भय से, ठीक है। तो हम सभी ने अपनी आंखें भय और सम्मान से ऊपर उठाई एज अ स्पेक्टिकुलर एरे, क्योंकि और क्या देखा, एक शानदार प्रदर्शन देखा ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीका के जेटों का, हेलीकॉप्टरों का, एंड ट्रूप कैरियर्स, और ट्रूप कैरियर्स का। ट्रूप कैरियर का मतलब जानते रहिए, ट्रूप कैरियर का मतलब होता है वो बड़े बड़े विमान जो सैनिकों को ले जाते हैं। ट्रूप कैरियर्स का रोड जो दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक शानदार अंदाज में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। एक बार फिर से कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज, कुछ क्षण बाद हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई इन एव, भय से, एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, और साउथ अफ्रीका के जेटों का, हेलीकॉप्टरों का और ट्रूप कैरियर्स का एक शानदार प्रदर्शन देखा जो कि रोड दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, एक शानदार अंदाज में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दहाड़ रहे थे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, कि इट वॉज नॉट, यह नहीं था, ओनली अ डिस्प्ले, एक प्रदर्शन, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था, तो ऑफ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मतलब होता है सटीक, प्रिसीजन मतलब होता है यथार्थ, एंड मिलिट्री फोर्स यानी सैन्य बल का यह एक सटीक और यथार्थ प्रदर्शन नहीं था। बात को समझ में रहे आप। देखिए कहते हैं कि इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट, सटीक, प्रिसीजन, यथार्थ, एंड मिलिट्री फोर्स, यानी सैन्य बल का यहाँ सटीक और यथार्थ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डेमोस्ट्रेशन मतलब होता है प्रमाण था, बल्कि यह एक प्रमाण था ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, यानी मिलिट्री की, यानी सेना की लॉयल्टी, निष्ठा का, यह सेना की निष्ठा का एक प्रमाण था, टू डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र के प्रति, यह सेना की निष्ठा का प्रजातंत्र के प्रति एक प्रमाण था, टू अ न्यू गवर्नमेंट, और उस नई सरकार के प्रति निष्ठा का प्रमाण था, दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि फ्रीली स्वतंत्रता से, एंड फेयरली और सही तरीके से, इलेक्टेड चुनी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ कि इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, यहाँ केवल एक प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट, सटीक, यथार्थ, मिलिट्री फोर्सेस का, बट अ डेमोस्ट्रेशन, बल्कि यह एक प्रमाण था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, सेना की निष्ठा का,
टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति, और उस नई गवर्नमेंट के प्रति, यानी उस नई सरकार के प्रति जो कि स्वतंत्रता से और सही तरीके से चुनी गई थी। इलेक्शन सुना होगा, वही इलेक्टेड है, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, यानी ओनली मोमेंट्स बिफोर, बिफोर मतलब पहले, कुछ क्षण ही पहले, कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जर्नल्स, ऊंचे पदाधिकारियों ने, सेना में होते हैं जर्नल बोला जाता है जो सबसे बड़े बड़े पदों पे होते हैं, तो हाईएस्ट जर्नल, ऊंचे जर्नलों ने, ऊंचे पदों पर ऊंचे पदाधिकारियों ने ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, डिफेंस फोर्स मतलब सैन्य बल, ठीक है, सेना, सेना को डिफेंस बोलते हैं। तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की डिफेंस फोर्स के बड़े बड़े जर्नलों ने एंड पुलिस, और पुलिस ने देयर चेस्ट, जिनकी छातियाँ बेड गेट सजी हुई थी विथ रिबन्स, रिबन्स से एंड मेडल्स से, यानी फिर से इसको ध्यान से समझिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सीधी सीधी बात यहाँ पे क्या है, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जर्नल्स, ऊंचे या फिर उच्चतम जर्नलों ने, जर्नल सेना में होते हैं, ठीक है, तो उच्चतम, हाईएस्ट मतलब होता है उच्चतम, जर्नल मतलब होता है जर्नल, जर्नल एक पोस्ट है जो कि सेना में दी जाती है, ठीक है, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की यानी दक्षिण अफ्रीका की डिफेंस फोर्स, सुरक्षा बल, सैन्य बल जो कहना चाहे कह सकते हैं, तो सैन्य बल के उच्चतम जर्नलों ने एंड पुलिस, और पुलिस ने देयर चेस्ट, जिनकी छातियाँ बेडेक्ट सजी हुई थी विथ रिबन्स, रिबन से एंड मेडल्स, और मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाई, पास्ट यानी भूतकाल से, यानी इनके इलेक्शन जीतने से पहले ही उनकी छातियाँ मेडल से सजी हुई थी, ठीक है। तो आप इसे सीधे सीधे कहेंगे डेज गोन बाई, आप इसको थोड़ा सा सटीक बोलना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ही क्षण पहले सेना के उच्चतम जर्नलों और पुलिस ने, जिनकी छातियाँ रिबन और मेडलों से सजी हुई थी, मुझे सैल्यूट किया। आसान है, अब आसानी से एक बार लाइन से समझ लेते हैं। लाइन से समझना हो तो ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जर्नल, ऊंचे जर्नलों ने, उच्चतम जर्नलों ने, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा बल के उच्चतम जर्नलों ने और पुलिस ने, देयर चेस्ट बेक्ट विथ रिबन्स, जिनकी छातियाँ रिबन और मेडल से सजी हुई थी, फ्रॉम डेज गोन बाई, भूतकाल से, सल्यूटेड मी, मुझे सल्यूट किया, एंड टीज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा का प्रमाण दिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब होता है अनजान, तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, इस बात से, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले नहीं, यानी कुछ ही साल पहले, यानी कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर रहे थे। कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, तो ये भी बहुत बार जेल गए थे, बट अब ये चूँकि इलेक्शन जीत चुके हैं तो अब सब लोग इनको सल्यूट कर रहे हैं, तो इसी बात पे ये सोच कर कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से अनजान नहीं था, ऑफ द फैक्ट, मैं इस बात से अनजान नहीं था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि बहुत साल पहले नहीं बल्कि कुछ ही साल पहले, यानी कुछ ही साल पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली अ चीवरॉन, चीवरॉन मतलब होता है वी के आकार वाली आकृति, ऐसी आकृति, तो एक फाइनली अ चीवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स होते हैं, कुछ विशेष जेट होते हैं जिनको इम्पाला जेट की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि फाइनली, अंततः, अचीवरॉन, एक वी के आकार की आकृति बनाई, ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट्स ने, लेफ्ट अ स्मोक, धुआं छोड़ा, लेफ्ट मतलब छोड़ना, स्मोक मतलब धुआं, स्मोक छोड़ा, ट्रेल ऑफ अ ब्लैक,
काले रेड, लाल ग्रीन हरे ब्लू नीले एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का। यानी इम्पाला जेट्स ने अंत में चिवरॉन इम्पाला जेट्स ने एक वी की आकार की आकृति बनाई और धुआं छोड़ा ट्रेल ऑफ द ब्लैक, यानी ब्लैक काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा ऑफ द न्यू नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग, नए दक्षिण अफ्रीका के झंडे पर। ध्यान से समझिए, सीधी सी बात यहाँ पे इतनी कही जा रही है कि अंत में इम्पाला जेट्स ने दक्षिण अफ्रीका के, यानी दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे पर वी के आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरी रंग का धुआं छोड़ा। फिर से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि फाइनली मतलब होता है अंततः। अचीवरॉन, चिवरॉन मतलब होता है वी के आकार की आकृति। ऑफ इम्पाला जेट्स, इम्पाला जेट मतलब होता है इम्पाला जेट। लेफ्ट आई स्मोक, स्मोक मतलब धुआं छोड़ना। ट्रेल मतलब पूंछ होती है धुएं की, छोड़ दीजिए इसको, तो धुआं छोड़ा ऑफ द ब्लैक, काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा ऑफ द न्यू, न्यू मतलब नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीकन फ्लैग मतलब होता है दक्षिण अफ्रीका का फ्लैग, यानी नए दक्षिण अफ्रीका के फ्लैग पर। तो सीधी सी बात इतनी है कि अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे पर वी आकार के पैटर्न में काली, लाल, हरी, नीली और सुनहरे रंग का धुआं छोड़ा। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। अगले पैसेज पर चलते हैं, पैराग्राफ पर चलते हैं। आगे कहते हैं कि द डे, वह दिन, वाज सिम्बोलाइज्ड, प्रतीक बन गया, फॉर मी, मेरे लिए वह दिन प्रतीक बन गया बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स। बाय द प्लेइंग क्योंकि उस दिन बजाए गए आवर 2 नेशनल एंथेम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत। द डे, वह दिन, वाज सिम्बोलाइज्ड, मेरे लिए प्रतीक बन गया, फॉर मी, यानी फॉर मी, मेरे लिए प्रतीक बन गया, बाय द प्लेइंग क्योंकि उस दिन बजाए गए आवर 2 नेशनल एंथेम्स, हमारे 2 राष्ट्रीय गीत। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, यानी जो गोरे लोग थे, सिंगिंग, वो गा रहे थे, नकोशी शिकिलेल अफ्रीका, गोरे लोग गणतंत्र का निकोशी शिकलिन अफ्रीका राष्ट्रगान गा रहे थे। यानी जो गोरे लोग राष्ट्रगान गा रहे थे, जैसे हम लोग गाते हैं, तो वो लोग क्या गा रहे थे, नकोशी शिकलेल अफ्रीका एंड द ब्लैक्स, और जो काले लोग राष्ट्रगान गा रहे थे वो था डाई स्टिम, द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गा रहे थे जो था डाई स्टिम। यानी काले लोग, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे समय तक सारी सुख सुविधा से दूर रखा गया था, तो वो लोग पुराना ही राष्ट्रगान गाते थे जो था डाई स्टिम। और जो गोरे लोग थे ये सुपरमेसी थे, यानी ज़्यादातर पावर्स ये अपने पास रखते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए ये लोग नया वाला राष्ट्रगान गा रहे थे जो था नकोशी शिकलेल अफ्रीका। आसान सी बात है, सीधी सी बात ये है कि 2 राष्ट्रगान थे, एक जो गोरे लोग गा रहे थे और एक जो काले लोग गा रहे थे। जो गोरे लोग गा रहे थे वो नकोशी शिकलेल अफ्रीका था और जो काले लोग गा रहे थे वो डाई स्टिम था। ठीक है। द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगीत। आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नेदर ग्रुप यानी दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप न्यू जानता था द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, यानी राष्ट्रगान का लिरिक्स, यानी लिरिक्स मतलब होता है शब्द, लय भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि आल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नादर ग्रुप, कोई भी ग्रुप न्यू नहीं जानता था द लिरिक्स, लय को, ऑफ द एंथेम, यानी राष्ट्रगान की सह लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड मतलब होता है निम्न स्तर का, उन्हें निम्न स्तर का समझा गया था, यानी जिन्हें निम्न स्तर का समझा गया था, दे वुड, वे लोग, वुड, सून, जल्द ही, नो, याद कर लेंगे, द वर्ड्स बाय हार्ट, इन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। यानी जिन लोगों को निम्न स्तर का समझा गया था वो लोग जल्द ही इन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे।
ठीक है, यानी सब लोग राष्ट्रगान याद कर लेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक ये हो गया था। आल्दो दैट डे, यद्यपि उस दिन, नाइदर ग्रुप न्यू, कोई भी ग्रुप नहीं जानता था, द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, राष्ट्रगान के लय को। दे वंस डिस्पाइट, और जिन लोगों को निम्न स्तर का समझा गया था, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वो लोग जल्द ही इन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। ठीक है, आगे कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ द इनऑग्रेशन, यानी कि ऑन द डे ऑफ द इनऑग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न या फिर ओत प्रोत। ठीक है, मैं बहुत खुश था, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की भावना से, इतिहास की भावना से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, ओत प्रोत था। देखिए कहते हैं कि इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड मतलब होता है दशक, तो इन द फर्स्ट डिकेड, प्रथम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार के, बिटर मतलब भयंकर एंग्लो बोर वार के कुछ साल बाद, एंड बिफोर मतलब पहले, माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले। देखिए क्या कहते हैं, इस लाइन को ध्यान से समझिए कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद, द बिटर एंग्लो बोर वार, भयंकर एंग्लो बोर वार यानी भयंकर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के कुछ साल पहले। बात को आप समझ पा रहे हैं, यानी युद्ध आज हुआ और इनका जन्म आज हुआ, तो इसके बीच में, यानी युद्ध के बाद और इनके जन्म से पहले। ठीक है, द वाइट स्किन्ड पीपल, सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने झगड़ों को सुलझा लिया। द वाइट स्किन पीपल, गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने झगड़ों को सुलझा लिया, एंड इरेक्टेड, और बना ली, अ सिस्टम, एक व्यवस्था बना ली, ऑफ रेशियल डोमिनेशन, यानी एक रंग भेदी प्रणाली बना ली, अगेंस्ट, विरुद्ध, द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ, यानी काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ गोरी चमड़ी वाले लोगों ने एक रंग भेदी प्रणाली बना ली, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती पर, यानी काले लोगों की खुद की धरती पर गोरे लोगों ने एक रंग भेदी प्रथा उनके विरुद्ध बना ली थी। आसान सी बात है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हाँ कि शब्दों को समझना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि आपका स्तर छोटा है, बट अगर आप इसे ध्यान से समझे तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सीधा सीधा इन्होंने कहा कि इन द फर्स्ट डिकेड, डिकेड मतलब दशक, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, बिटर एंग्लो वार, एंग्लो बोर वार, तो भयंकर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के कुछ वर्ष पहले, द वाइट स्किन पीपल, गोरे लोगों ने, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने झगड़ों को सुलझाया, एंड डायरेक्ट सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक रंग भेदी प्रणाली को स्थापित कर दिया, विरुद्ध, द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों के विरुद्ध, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की धरती पर। द स्ट्रक्चर, और ये जो ढांचा था, दे क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था, और ये जो ढांचा यानी जो व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी, गोरे लोगों ने जो व्यवस्था बनाई थी, ऑफ क्रिएटेड, फॉर्म्ड द बेसिक, इसका आधार क्या था? इसका आधार था वन ऑफ द हार्सेस्ट, हार्सेस्ट मतलब होता है सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमेन, सबसे निर्दयी, सोसाइटीज, समाज, इसका आधार सबसे कठोर और सबसे निर्दयी समाज था, द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे संसार कभी जानता था। यानी संसार में जाने जाने वाले सबसे निर्दयी, सबसे कठोर समाज इसका आधार था।
किसका आधार था? वो जो ढांचा, वो जो रंग भेदी प्रणाली बनाई गई थी, उसका आधार संसार के द्वारा जाने जाने वाले सबसे कठोर, सबसे निर्दयी और सबसे समाज। फिर से मैं थोड़ा सा, यहाँ पे लाइन है, ये लाइन है, देखिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। द वर्ल्ड मतलब संसार, हैज़ एवर नोन यानी संसार जिसे जानता था, यानी संसार जिसे जानता था। द स्ट्रक्चर, यह ढांचा, दे हैड क्रिएटेड, जो उन्होंने बनाया था, यानी गोरे लोगों ने जो ढांचा बनाया था। द बेसिक, इसका आधार था, ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे निर्दयी, सोसाइटी, समाज, इसका आधार सबसे कठोर और सबसे निर्दयी समाज था। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसे यहाँ संसार जानता था। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और माई ओन मेरे खुद के 8 दशक एज अ मैन, यानी मेरे खुद के एक मनुष्य के रूप में 8 दशक बीतने के बाद, देखिए कितना लंबा समय बीत गया। खुद क्या बोल रहे हैं कि माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, मेरे खुद के एक मनुष्य के रूप में 8 दशक बीत चुके हैं, यानी मेरे खुद के, मेरे स्वयं के एक मनुष्य के रूप में 8 दशक बीतने के बाद, द सिस्टम, यहाँ सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब पलट दिया गया है। अब यहाँ सिस्टम पूरी तरह से पलट दिया गया है, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड, और रिप्लेस यानी इसका स्थान ले लिया है, बाय वन, एक ऐसी प्रथा ने, एक ऐसी व्यवस्था ने, दैट रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचानती है, द राइट्स, अधिकारों को, एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता को, ऑफ ऑल, सभी की। और अब इसका स्थान एक ऐसी व्यवस्था ने ले लिया है जो सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती है। पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को पहचानती है। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस मतलब होता है ध्यान में ना रखते हुए, ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के कलर को, उनके चमड़ी के रंग को ध्यान में ना रखते हुए। ठीक है, यानी अब सब कुछ सही हो गया है। सताया जाता था पहले काले लोगों को, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था आ गई है जो कि सभी के अधिकारों को और उनकी स्वतंत्रता को जानती है, और यहाँ उनके चमड़ी के रंग को ध्यान में ना रखते हुए सभी काम करती है। ठीक है, एक बार आप स्वयं से रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। कहते हैं कि दैट डे, उस दिन, यानी वह दिन, हैड कम, आया था, अबाउट थ्रू, माध्यम से, द अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सेक्रीफाइसेस, बलिदानों के, यानी वह दिन अकल्पनीय बलिदानों के बाद आया था। ऑफ 1000 ऑफ माई पीपल, 1000 मतलब हज़ारों ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के, मेरे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद, दैट दे हैड कम, वह दिन आया था। मेरे हज़ारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के बाद वह दिन आया था। पीपल, वो लोग, हु सफरिंग, जिनके कष्टों को, एंड करेज, और साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, कभी गिना नहीं जाएगा, और रिपेड, और चुकाया नहीं जाएगा, यानी उन लोगों को जिनके कष्टों और साहस को कभी गिना नहीं जाएगा और ना ही चुकाया जाएगा। आई फील दैट डे, आई फील मतलब महसूस करना, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे हमेशा यानी दूसरे दिनों भी महसूस होता था, यानी कि आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन महसूस हुआ, एज आई हैव सो ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे अन्य दिनों पर भी महसूस होता था, दैट कि आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ हूँ, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए, यानी शहीद हो गए, जो मुझसे पहले शहीद हो गए। आई फेल्ट दैट डे, मुझे उस दिन यह महसूस हुआ, एज आई
हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मुझे दूसरे दिनों पर भी महसूस होता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं जोड़ हूँ, सम मतलब जोड़ना, मैं जोड़ हूँ, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले चले गए मतलब शहीद हो गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, दैट लॉन्ग वह लंबी एंड नोबल लाइन और पवित्र रेखा, इंडेड समाप्त हो चुकी थी। वह लंबी यानी बहुत लंबे समय से ये लोग संघर्ष करते आए थे, तो वही कह रहे हैं कि यह लंबी लाइन अब समाप्त हो चुकी थी। एंड नाउ और अब, बिगेन अगेन और फिर से शुरू हुई थी, विथ मी मेरे साथ, यानी अब और ज़्यादा बलिदान नहीं देना होगा और ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, क्योंकि अब ये इलेक्शन जीत चुके हैं। तो अब इनके साथ वहाँ रेखा फिर से शुरू हुई है और अब ये सब कुछ ठीक करेंगे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और पवित्र रेखा, एंडेड एंड समाप्त हो चुकी थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब वह मेरे साथ फिर से शुरू हो गई थी। आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का दुख था या फिर मैं दुखी था, दैट कि आई वॉज नॉट एबल, कि अब मैं योग्य नहीं हूँ, टू थैंक देम, उन्हें धन्यवाद करने के, क्योंकि वो सभी मर चुके हैं, इसलिए मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनको कभी धन्यवाद नहीं कह सकता। आई वॉज पेन्ड, मैं इस बात से दुखी था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं अब उन्हें कभी धन्यवाद नहीं कह सकता। एंड दैट, और इस बात से भी दुखी था कि दे वर नॉट एबल टू सी, कि वे देख नहीं सकते, वे लोग देख नहीं सकते, वाट देयर सेक्रीफाइसेस, कि उनके बलिदानों ने वाट हैड ब्रॉट, क्या प्राप्त कर लिया है, यानी उनके बलिदानों से हमें क्या मिला है, ये चीज़ भी वो लोग देख नहीं सकते, क्योंकि वो लोग मर गए हैं, तो उन्हें थोड़ी पता है कि अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं ना, तो ये चीज़ भी वो लोग देख नहीं सकते, इसलिए भी मुझे दुख था। आराम से समझ लीजिए कि आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात से दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको अब कभी धन्यवाद नहीं कह सकता। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज़ ब्रॉट, और इस बात से भी दुखी था कि वे लोग यह नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों से हमें क्या मिल चुका है। कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, द पॉलिसी मतलब नीति, ऑफ अपार्थीड, अपार्थीड मतलब होता है रंग भेद, तो रंग भेद की इस नीति ने क्रिएटेड दिया था अ डीप मतलब गहरा, एंड लास्टिंग और कभी ना भरने वाला, वाउंड घाव, यानी इस रंग भेद की नीति ने एक गहरा और कभी ना भरने वाला वाउंड मतलब घाव दिया था, इन माई कंट्री, मेरे देश को, एंड माई पीपल और मेरे लोगों को। ऑल ऑफ अस, हम सभी को, विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कई साल खर्च करने पड़ेंगे, कई साल बिताने पड़ेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि जनरेशन मतलब पीढ़ियाँ, यदि पीढ़ियाँ ना बितानी पड़े, यानी कई पीढ़ियाँ नहीं बितानी पड़ेंगी, फिर भी कई साल बिताने पड़ेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस प्रोफाउंड हर्ट यानी इस गहरे जख्म को भरने के लिए, रिकवर मतलब भरना, तो इस गहरे जख्म को भरने के लिए हम सभी को अगर पीढ़ियां ना बितानी पड़े, फिर भी कई साल बिताने पड़ेंगे। लेकिन द डिकेट्स, दशकों के, ऑफ ऑपरेशन, अत्याचारों ने, एंड ब्रुटैलिटी और बर्बरता ने, हैड अनदर अनटेंटेड इफेक्ट, यानी दशकों के अत्याचार और बर्बरता का परिणाम यह हुआ था, दैट इट प्रोड्यूस्ड, कि इसने पैदा कर दिया था, द ओलिवर यानी महान नेताओं को, जैसे कि द ओलिवर टैम्बोस, देखिए ये नेताओं के नाम हैं। पहले इस लाइन को आप ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मुझे भी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार पढ़ने के बाद आपको दोबारा कभी पढ़ना ना पड़े। देखिए, लेकिन द डिकेट मतलब दशकों के, ऑपरेशन अत्याचार ने और बर्बरता ने, हैड अनदर यूनाइटेड इफेक्ट, यानी दशकों के अत्याचार और बर्बरता का परिणाम यह हुआ था कि दैट इट प्रोड्यूस मतलब होता है पैदा कर देना, कि इसने पैदा कर दिया था। जैसे लगातार आप किसी को सताते रहें, आप डेली किसी छोटे बच्चे को मारते रहें, 2 दिन मारें, 3 दिन मारें, चौथे दिन मारें, 5वां दिन ऐसा आएगा कि वो भी आप पे हाथ उठा देगा ना। तो उसी तरह से कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, तो छोटा बच्चा भी जैसे मजबूत हो गया, उसी तरह से ये जो काले लोग थे, इनमें भी कुछ लोग निकल कर सामने आए
जैसे हमारे भारत देश में ही भगत सिंह आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे ना, तो उसी तरह से इन लोगों में भी लोग सामने आए और उन लोगों के नाम आगे आपको दिए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, दशकों के अत्याचार और बर्बरता ने हैड अनदर यूनाइटेड इफेक्ट, का यह प्रभाव हुआ दैट इट प्रोड्यूस, कि महान नेताओं ने जन्म लिया या फिर महान नेता सामने आए। ऐसे कह सकते हैं आप कि महान नेता सामने आए, लेकिन अनेकों दशकों के अत्याचार और बर्बरता का एक यह प्रमाण हुआ, या यह कह सकते हैं कि यह परिणाम हुआ कि महान नेता सामने आए। और उनमें नाम किसका किसका है, नाम आगे दे रहे हैं। अब उन नेताओं के नाम देखिए आपको आगे दिए गए हैं, क्या क्या नाम है। द ओलिवर टैम्बोस, अब इसका हिंदी तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि किसी का नाम ही है, ठीक है। तो ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिजुलोस, द सीफ लुथिसलिस, द यूसुफ डेरियोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शुबिक्वेस ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे समय में, यानी इनके समय के कुछ महान नेता सामने आए जिनके नाम थे ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिजुलोस, द सीफ लुथिस, द यूसुफ डेरियोस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट शुबिक्वेस ऑफ आवर टाइम। आवर टाइम मतलब हमारे समय में, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, देखिए मैं आगे बढ़ गया, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अत्याचार यानी दशकों के अत्याचार के बाद और बर्बरता के बाद इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महान नेता सामने आए जिनमें कि ये लोग थे ऑफ आवर टाइम, नाम मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे लोगों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण करेज था। करेज मतलब होता है करेज मतलब साहस। तो इन लोगों में असाधारण साहस था, बुद्धिमत्ता थी और उदारता थी। जेनरसिटी मतलब उदारता। दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोग शायद दोबारा पैदा नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों में महान असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी और शायद अब ऐसे लोग पैदा नहीं होंगे। मे नेवर बी नोन अगेन, और ऐसे लोगों को अब दोबारा कभी जाना नहीं जाएगा, यानी शायद अब ऐसे लोग दोबारा पैदा नहीं होंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे गहरे अत्याचारों की, ऑपरेशन मतलब गहरे अत्याचारों की, गंभीर उत्पीड़न की, शायद एक गंभीर उत्पीड़न की आवश्यकता होती है टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे महान कैरेक्टर को, ऐसे महान चरित्र को पैदा करने के लिए शायद गहरे अत्याचारों की या फिर गंभीर उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। जब तक आप सताए नहीं जाते तब तक आप सीधे साधे बने रहते हैं, लेकिन जब आपको सताना शुरू होता है, मैंने कहा ना, एक छोटे बच्चे को जब तक आप मारते हैं 2 दिन मार खाएगा, 3 दिन मार खाएगा, लेकिन चौथे दिन वो भी आपसे झगड़ा करेगा। तो जब आप किसी को सताएंगे तो बहुत एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद फिर लोग सामना करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद ऐसे महान चरित्र को पैदा करने के लिए गंभीर उत्पीड़न की आवश्यकता होती है। माई कंट्री, मेरा देश, इज रिच, धनी है, इन द माइनर्स एंड जेम्स, यानी मेरा देश खनिजों और जेम्स, हीरे मोती, जेम्स मतलब हीरा मोती, तो मेरा देश खनिजों और हीरे मोतियों से धनी है। दैट लाई, जो पड़े हुए हैं, बीनीथ इट्स सोइल, इसकी मिट्टी के नीचे, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, बट मैं हमेशा से यही मानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, कि इसका सबसे बड़ा धन इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर, सुनहरे हैं, चमकदार हैं, एंड ट्रूअर, और सच्चे हैं, जो कि चमकदार और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, असली डायमंड मतलब होता है हीरा, असली हीरों से भी ज़्यादा सच्चे और चमकदार हैं। आसान था। देखिए यहाँ पर उन महान नेताओं के इमेजेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके आगे हम अगले पैराग्राफ पर चलेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स,
इन सभी कॉमरेड्स, आपने मूवी देखी होगी डियर कॉमरेड, कॉमरेड मतलब होता है साथी, तो इन सभी साथियों से इन द स्ट्रगल, संघर्ष के दौरान जब मैं संघर्ष कर रहा था तो इन सभी साथियों से दैट आई लर्नड, मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब, साहस का अर्थ। तो यानी संघर्ष के दौरान इन सभी साथियों से मैंने मीनिंग ऑफ करेज, साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, टाइम मतलब समय समय पर, एंड अगेन, अगेन मतलब बार बार, समय समय पर और बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा, मेन एंड वुमेन, पुरुषों को और महिलाओं को रिस्क, खतरा मोल लेते हुए, समय समय पर और बार बार मैंने पुरुषों और महिलाओं को खतरा मोल लेते हुए देखा, एंड गिव देयर लाइव्स, और अपना जीवन बलिदान करते हुए देखा, फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, स्टैंड अप टू अटैक्स, जो अटैक यानी, आई एम सॉरी बार बार कॉल आ रहा है मुझे, तो देखिए क्या कहते हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने लोगों को देखा स्टैंड अप, खड़े हुए देखा, टू अटैक्स, हमलों के सामने, एंड टॉर्चर्स, और प्रताड़ना के सामने, मैंने लोगों को हमले और प्रताड़ना के सामने खड़े हुए देखा है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, यानी कितना भी हमला होता था, कितनी भी प्रताड़ना होती थी, वो लोग हार नहीं मानते थे। शोइंग ए स्ट्रेंथ, वो लोग एक शक्ति का प्रदर्शन करते थे, एंड रिसाइलेंस, रिसाइलेंस मतलब हिम्मत और दुख सहने की क्षमता, यानी वो लोग हिम्मत और दुख सहने की शक्ति का प्रदर्शन करते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है, यानी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो लोग हिम्मत और दुख सहने की ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज, कि साहस, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी मैंने सीखा है कि साहस जो है, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी भय का ना होना साहस नहीं है। मैंने यहाँ सीखा है कि भय का ना होना साहस नहीं है, बट द ट्रिम्थ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। यानी साहस किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो इनके अकॉर्डिंग, यानी थॉमस और नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि साहस की सच्ची परिभाषा ये नहीं है कि आप में भय ही नहीं है, बल्कि साहस की सच्ची परिभाषा ये है कि आपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो द आई लर्न, मैंने सीखा, दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस का मतलब भय का ना होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन, बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही, वह नहीं होता, हु डज नॉट फील एफ्रेड, जो डरता नहीं है। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कंक्वीर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि नो वन इज बर्न, कोई भी पैदा यानी जन्म से हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर, रंग के आधार पर, ऑफ हिज स्किन, यानी उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मतलब जैसे है परिवार होता है, पारिवारिक स्थिति, मतलब परिवार अमीर है, गरीब है। अब हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ना तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं ना बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम लोग मिडिल क्लास, यानी हमारा बैकग्राउंड क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ना बहुत ज़्यादा अमीर ना बहुत ज़्यादा गरीब। तो वही कहते हैं कि कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड या उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर। ठीक है, उसके धर्म के आधार पर, यानी कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग के आधार पर, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर घृणा नहीं करता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, कि ध्यान से समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल मतलब लोगों को, मस्ट लर्न टू हेट, घृणा करना सीखना चाहिए। अब इस लाइन को समझ के तो आप कन्फ्यूज हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से समझिए कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, इसलिए मैं इसे दोबारा दोहरा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो।
पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और इफ़ यदि दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट, तो उन्हें सिखाया जा सकता है टू लव, प्रेम करना, तो उन लोगों को प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव, क्योंकि प्रेम कम्स मोर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आ जाता है, टू ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के हृदय में, देन इट्स अपोजिट, प्रेम का अपोजिट क्या होगा, घृणा, यानी घृणा की जगह पर प्रेम मनुष्य के हृदय में आसानी से आ जाता है, स्वाभाविक रूप से आ जाता है। जैसे आप एक छोटा सा पप्पी देखते हैं, पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला देखते हैं, तो आपको उसे देखकर, प्यारा सा कुत्ता होगा ना, तो आपको उसे देखकर घृणा नहीं आएगी, सबसे पहले उस पर प्रेम आएगा। यानी जो प्रेम है वो पहले आता है, घृणा तो बाद में आती है। घृणा तब आएगी कि वो कुत्ता काट ले आपको, तब गुस्सा लगेगी ना, बट जब पहले तो प्रेम आया, यानी जो प्रेम है वो घृणा के स्थान पर पहले आ जाता है मनुष्य के हृदय में। तो इसीलिए वो कहते हैं, फिर से देख लीजिए कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, मनुष्य को घृणा करना सीखना चाहिए। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि लव जो है वो मनुष्य के हृदय में आसानी से आ जाता है, देन इट्स अपोजिट, घृणा के स्थान पर, यानी प्रेम मनुष्य के हृदय में जल्दी आता है घृणा के स्थान पर। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, इवन द ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे दुख भरे समय में, इन प्रिजन, यानी जेल के सबसे दुख भरे समय में, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई, और मैं, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी दुख या फिर दर्द बर्दाश्त करने की सीमा तक पहुंच चुके थे। यानी जेल के सबसे दुख भरे समय में जब मैं और मेरे साथी दुख बर्दाश्त करने की सीमा तक पहुंच चुके थे, यानी बहुत ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ दी गई थी। आई वुड सी अ ग्लिमर, मैंने एक झलक देखी थी, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी गार्ड मतलब पहरेदार, सिपाहियों के, यानी एक क्या कहते हैं कि आई वुड सी अ ग्लिमर, मैंने एक झलक देखी थी, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक सिपाही में, मैंने एक सिपाही में मानवता की एक झलक देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए ही देखा था, यानी थोड़े ही समय के लिए देख पाया था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो कहते हैं परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही यह केवल एक क्षण के लिए थी, बट इट वाज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त थी, टू रीअश्योर मी, रीअश्योर मतलब मुझे आश्वस्त करने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस, मनुष्य का गुडनेस यानी मनुष्य की अच्छाई, इज़ अ फ्लेम, एक आग है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है बट कभी बुझाया नहीं जा सकता। आगे चलेंगे, कहते हैं कि इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, एवरी मैन प्रत्येक व्यक्ति हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी जो होती है वो उसके परिवार के प्रति होती है, और परिवार में कौन कौन होते हैं, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चे। यानी इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी उसके परिवार के प्रति होती है, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टू हिज वाइफ, उसके पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने दो जिम्मेदारी बताई और इसमें इतना सारा लिखा है। देखिए, पहली जिम्मेदारी परिवार के प्रति होती है, इन्होंने इतना कहा। अब परिवार में कौन कौन लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, पत्नी होती है और बच्चे होते हैं ना। तो यानी परिवार के लिए इतनी जिम्मेदारी होती है उसकी, ये पहली जिम्मेदारी है, और परिवार में इतने लोग आते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि माता पिता के लिए अलग जिम्मेदारी, पत्नी के लिए अलग जिम्मेदारी, बच्चों के लिए अलग जिम्मेदारी, ऐसा नहीं है।
बात सिर्फ इतनी है कि पहली जिम्मेदारी उसकी उसके परिवार के प्रति होती है, जिसमें कि टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी एंड बच्चे, एंड हीज हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसकी जो दूसरी जिम्मेदारी होती है टू हिज पीपल, उसके लोगों के प्रति होती है, हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है उसके समुदाय के प्रति होती है, हिज कंट्री, और उसके देश के प्रति होती है। ठीक है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मतलब सभ्य एंड ह्यूमन सोसाइटी मतलब मानवीय समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल, प्रत्येक व्यक्ति एबल योग्य है, टू फिल दोज ऑब्लिगेशन, इन जिम्मेदारियों को निभाने के, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, उसके खुद के व्यवहार के अनुसार, एंड एबिलिटीज़, और उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है। दोबारा रिवीजन नहीं करवा रहा क्योंकि इस बुक में बहुत ज़्यादा हिंदी दी गई है और जो आसान है उसका रिवीजन नहीं करना है हमको। ठीक है, क्योंकि हिंदी दी है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप देख सकते हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी मीनिंग है, जो हार्ड है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एबिलिटीज़, ठीक है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे किसी देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह असंभव है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, यह लगभग असंभव है, फॉर अ मैन, उस व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, जो मेरी तरह जन्मा हो, एंड कलर, यानी जो मेरे रंग में जन्मा हो। इनका रंग कैसा था? काला था। यानी जो मेरे रंग में जन्मा हो, टू फिल पूरा करना, यानी यह पूरा करना, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव है, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो मेरे रंग में जन्मा हो, इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। क्या क्या असंभव था? देखिए आगे दिया है, फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग असंभव था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, एक काला व्यक्ति, हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करता था, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य की तरह जीवन जीने का प्रयास करता था, वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जाता था। आइसोलेशन सुना होगा कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, तो आइसोलेशन मतलब अलग करना, लोगों को एक दूसरे से अलग कर देना। तो उस व्यक्ति को क्या करते थे? दंड देते थे और उसे अलग कर देते थे। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक ऐसा व्यक्ति, यानी मेरी तरह काला व्यक्ति, हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली रिप्ड। इनविटेबली रिप्ड मतलब होता था कि उसको क्या करते थे ये लोग? अलग कर दिया जाता था, उसको अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे फोर्स किया जाता था, उस पर बल लगाया जाता था, उसको जबरन, उससे ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था, टू लिव अ लाइफ अपार्ट, एक अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबलिंग, अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस मतलब एक हल्के प्रकाश के साथ, ऑफ सेक्रेसी, सेक्रेसी मतलब यहाँ पे एकांत में, एंड रेबलिगन मतलब विद्रोह के साथ, एक हल्के प्रकाश में एकांत और विद्रोह के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाता था। क्या कुछ कठिन है? फिर से देख लेते हैं कि इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन ऑफ कलर, एक रंग वाला व्यक्ति, यानी जो काले रंग का व्यक्ति हो, हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एक मनुष्य, अगर वह मनुष्य की तरह जीवन जीने का प्रयास करता था, तो वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसे दंड दिया जाता था और अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़, एक काला व्यक्ति, अमैन, यानी ए मैन का मतलब हमेशा काला व्यक्ति, तो अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली रिप्ड, उसे अलग कर दिया जाता था, फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे फोर्स किया जाता था, उसे जबरन, उस पर ज़बरदस्ती जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन के जीने के लिए, अपार्ट, लाइफ पार्ट मतलब एक अकेला जीवन जीने के लिए उस पर जबरन बल लगाया जाता था, यानी उसे ज़बरदस्ती एक अकेला जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस, एक हल्के प्रकाश के साथ, ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी मतलब एकांत के साथ, एंड रिबलियन मतलब विद्रोह, एकांत
और विद्रोह के एक हल्के प्रकाश के साथ जीने के लिए मजबूर किया जाता था। बात समझ में आ रही है? आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, आई मतलब मैंने, डिड नॉट इन द बिगिनिंग शुरुआत में, डिड नॉट चूज नहीं चुना था, द प्लेस माई पीपल मेरे लोगों को, अबव माई फैमिली, यानी शुरुआत में मैंने अपने परिवार से पहले लोगों को नहीं चुना था, यानी पहले मैं अपने परिवार को ही महत्व देता था। फिर से समझ लीजिए, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग शुरुआत में चूज नहीं चुना था मैंने, द प्लेस माई पीपल मेरे लोगों को, अबव माई फैमिली मेरे परिवार से ऊपर। तो शुरुआत में मैंने मेरे लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना था, यानी मैं पहले अपने परिवार के लिए ही सारा काम करता था। बट इन अटेम्प्टिंग, लेकिन जब मैंने प्रयास किया, टू सर्व माई पीपल मेरे लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड कि मुझे रोक दिया गया है, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, एज अ सन एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर एक भाई के रूप में, अ फादर एक पिता के रूप में, एंड अ हस्बैंड और एक पति के रूप में। तो मैंने पाया कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रोक दिया गया है, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में। आसान था, आगे चलेंगे। कहते हैं कि आई वॉज नॉट बर्न विथ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बर्न मैं नहीं जन्मा था, विथ हंगर एक भूख के साथ, टू बी फ्री आज़ाद होने की, मैं आज़ाद होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बर्न फ्री मैं आज़ाद जन्मा था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे हर तरह से आज़ाद था, दैट आई कुड नो जितना कि मैं जानता हूँ, यानी मैं आज़ाद पैदा हुआ था और मैं हर तरह से आज़ाद था जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था, इन द फील्ड्स खेतों में, नियर माई मदर्स हट मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था, यानी ये बचपन में क्या क्या करते थे वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि फ्री टू रन मैं दौड़ने के लिए आज़ाद था, इन द फील्ड्स उन खेतों में, नियर टू माई मदर्स हट जो मेरी माँ की झोपड़ी के पास थे, यानी मेरी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम तैरने के लिए आज़ाद था, इन द क्लियर स्ट्रीम उस स्वच्छ, क्लियर मतलब स्वच्छ, स्ट्रीम मतलब धारा, आप धारा कह सकते हैं, आप झरना कह सकते हैं, जो चाहे आप कह सकते हैं, याद जो हो जाए वो कह सकते हैं। तो उस स्वच्छ धारा में या फिर उस स्वच्छ झरने में तैरने के लिए आज़ाद था, दैट रैन जो बहता था, थ्रू माई विलेज मेरे गांव से होकर, मेरे गांव से होकर जो झरना बहता था, मैं उसकी स्वच्छ धारा में तैरने के लिए आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट, रोस्ट मतलब होता है आग की लपटों पर भूनना, ठीक है। तो फ्री टू रोस्ट भूनने के लिए, आग पर भूनने के लिए आज़ाद था। मिलीज, मिलीज मतलब होता है कॉर्न, कॉर्न मतलब भुट्टा, मकई, पॉपकॉर्न जो अभी आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, लेंचों के जो खेतों में था, ठीक है। तो भुट्टों को आग की लपटों पर भूनने के लिए आज़ाद था, अंडर द स्टार्स तारों के नीचे, एंड राइड और आज़ाद सवारी करने के लिए आज़ाद था, द ब्रोड, बोट मतलब चौड़ी, बैक मतलब पीठों पर, चौड़ी पीठों पर, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स धीरे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठों पर सवारी करने के लिए आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड, एज लॉन्ग एज आई ओबेड जब तक कि मैंने पालन किया, माई फादर अपने पिता का, यानी जब तक मैंने अपने पिता का पालन किया, एंड अबीडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, कस्टम मतलब होता है रीति रिवाज, ट्राइब मतलब होता है कबीले, और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन किया, यानी जब तक अपने पिता का मैंने कहा माना और अपने कबीले के रीति रिवाजों का पालन किया, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड मुझे परेशानी नहीं हुई, बाय द लॉज नियमों से, ऑफ मैन और गॉड ना तो मनुष्य के और ना ही ईश्वर के। ये बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड मुझे मनुष्य के और ना ही ईश्वर के नियमों से परेशानी नहीं हुई। आगे चलते हैं, आगे कहते हैं कि इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड
फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन कि इट वॉज ओनली वन, यानी मैंने ये तब जाना, आई बिगन टू लर्न, जब मैंने ये जाना दैट माई बॉयहुड कि मेरे बचपन की, मेरे लड़कपन की फ्रीडम आज़ादी वॉज एन इल्यूजन एक भ्रम थी। यानी मैंने यह जाना कि मेरे बचपन की आज़ादी एक भ्रम थी। व्हेन आई डिकवर्ड, जब मैं बड़ा हुआ एज अ यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, दैट माई फ्रीडम कि मेरी आज़ादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, यानी जब मैं एक नवयुवक के रूप में तैयार हुआ तो मैंने यह जाना कि माई फ्रीडम मेरी आज़ादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मुझ में इसके लिए भूख जागी, यानी तब मुझ में इसके लिए भूख जागी। यानी सीधा सीधा यहाँ से यहाँ तक इतना सा है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कि मैंने यह जाना कि मेरे बचपन की जो आज़ादी थी वो भ्रम थी, यहाँ तक हो गया। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, यानी कि एक नवयुवक के रूप में मैंने यह जाना कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। ठीक है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मैं इसके लिए इच्छुक हुआ या फिर मैं इसके लिए भूखा हुआ, यानी तब मुझ में आज़ादी के लिए भूख जागी। एट फर्स्ट, शुरू में एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता था, ओनली फॉर माई सेल्फ, केवल मेरे लिए। द ट्रेसिटरी, एक अस्थाई फ्रीडम, आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी एक ऐसी अस्थाई आज़ादी चाहता था ताकि मैं रात में बाहर रह सकूं, रीड वाट आई प्लीज्ड, और वो पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड गो, और वहां जा सकूं, वेयर आई चूज़, जहां मैं जाना चाहता हूं। इसमें तो कुछ भी कठिन नहीं है ना। द ट्रेजिटरी फ्रीडम, एक ऐसी अस्थाई आज़ादी चाहता था, ऑफ बीइंग एबल, कि मैं योग्य हो जाऊं, एबल मतलब योग्य, टू स्टे आउट एट नाइट, यानी मैं एक ऐसी अस्थाई आज़ादी चाहता था ताकि मैं रात को बाहर रुक सकूं, रीड वाट आई प्लीज्ड, और वो पढ़ सकूं जिससे मुझे प्रसन्नता मिलती है, यानी मैं वो पढ़ूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, एंड गो वेयर आई चूज़, और वहां जाऊं जहां मैं जाना चाहता हूं। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक नवयुवक के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इलाहाबाद, प्रतापगढ़, उसी तरह से। तो एक नवयुवक के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई एड, मैंने जोड़ दिया, फॉर द बेसिक्स, कुछ मौलिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, सम्मानजनक आज़ादियों को, मैंने इसमें कुछ मौलिक और सम्मानजनक आज़ादियों को जोड़ दिया, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, यानी अपनी अंदर की शक्ति को प्राप्त करने का, अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ सम्मानजनक और मौलिक आज़ादियों को इसमें जोड़ दिया। क्या क्या आज़ादियाँ जोड़ी थी इन्होंने? अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने इसमें कुछ मौलिक और सम्मानजनक आज़ादियों को जोड़ दिया। क्या क्या जोड़ा? अर्निंग माई कीप, अपनी स्वयं की कमाई कमाने का, ऑफ मैरिंग, विवाह करने का, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार का। ये सारी चीज़ें एक मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए ना। इसके लिए मनुष्य को आज़ाद होना चाहिए कि वो जितना चाहे वो उतना कमा सके, यानी अपनी योग्यता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि जितना चाहे, तो अपनी योग्यता के अनुसार वो कमा सके। तो ऐसी सारी बेसिक चीज़ें थी, विवाह कर सके, अपना परिवार हो छोटा सा, बच्चे हों, ये सारी चीज़ें सब कोई चाहते हैं। तो वही कहते हैं कि आई अर्ड, इसमें मैंने जोड़ दिया फॉर द बेसिक, कुछ मौलिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, सम्मानजनक आज़ादियों को, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने का, यानी अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए मैंने इसमें कुछ मौलिक और सम्मानजनक आज़ादियों को जोड़ा, जैसे कि ऑफ अर्निंग माई कीप, अपनी स्वयं की कमाई कमाने का, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, विवाह करने का और परिवार होने का, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, यानी जो फ्रीडम थी, आज़ादी जो थी, जो आज़ादी है, वही कहते हैं कि द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो कभी बाधा ना बने, इन अ लॉफुल लाइफ, एक नियम अनुसार जीवन जीने में, यानी लॉ मतलब नियम, लॉफुल लाइफ यानी नियम अनुसार जीवन जीने में एक ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी जो कभी बाधा ना बने। द फ्रीडम, एक ऐसी आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो नियम अनुसार जीवन जीने में कभी बाधा ना बने। आगे कहते हैं कि बट
लेकिन देन आई स्लोली सॉ, देन तब आई स्लोली धीरे धीरे, आई सा मैंने देखा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, दैट कि नॉट ओनली वाज आई कि केवल मैं ही नहीं, नॉट फ्री आज़ाद नहीं था, केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, यानी केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर बल्कि मेरे भाइयों और बहनों की भी वर नॉट फ्री आज़ादी छीनी गई थी, यानी बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। यानी तब मैंने देखा, देखिए बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई है, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सा मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम मैंने देखा कि यहाँ केवल मेरी आज़ादी की बात नहीं है, दैट वाज कर्टेल्ड जो छीन ली गई है। मैंने देखा कि यहाँ केवल मेरी आज़ादी नहीं है जो कर्टेल्ड मतलब छीन लेना, जो छीनी जा चुकी है, जिसे छीन लिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि एवरीवन सबकी फ्रीडम आज़ादी को छीना गया है, हु लुक्ड लाइक आई डिड जो मेरी तरह दिखता है, यानी जो मेरी तरह काला है। सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है बट बात कुछ भी नहीं है, इतना सीधा सा कि बट देन आई स्लोली सा तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री कि केवल मेरी ही आज़ादी नहीं छीनी गई, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री बल्कि मेरे भाइयों और बहनों की आज़ादी भी छीनी गई है। आई सा मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम मैंने देखा कि यहाँ केवल मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड जो छीन ली गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि सबकी आज़ादी छीनी गई थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड जो मेरी तरह दिखता था, यानी ये काले थे, यानी जितने काले लोग थे उन सब की आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन और तब आई ज्वाइंड मैंने ज्वाइन किया द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को, और तब मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन और तभी द हंगर यहाँ भूख फॉर माई ओन फ्रीडम मेरी आज़ादी की, मेरी खुद की आज़ादी की भूख बिकेम बन गई, द ग्रेटर हंगर बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की आज़ादी की। यानी सीधे सीधे कहें, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तब मेरी खुद की आज़ादी की भूख बदल कर मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। यानी पहले ये स्वयं केवल अपनी आज़ादी चाहते थे, लेकिन अब ये पूरे अपने समुदाय की आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे कि दैट इज़ व्हेन और तभी आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मैंने अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन और ये तभी यानी तभी या फिर तब द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम मेरी खुद की आज़ादी की भूख बिकेम बन गई द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की आज़ादी की भूख। यानी तब मेरी खुद की आज़ादी की भूख बदल कर मेरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। ध्यान से समझेंगे इसको नहीं तो कंफ्यूज करेगा। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि इट वाज दिस डिज़ायर, इट मतलब यहाँ वाज मतलब थी, दिस मतलब यहाँ डिज़ायर। डिज़ायर पॉइंट हमारे चैनल का भी नाम है, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कहते हैं कि इट वाज दिस डिज़ायर, डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, तो मेरी यह इच्छा थी फॉर द फ्रीडम यानी आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, यानी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए मेरी यह इच्छा थी टू लिव देयर लाइफ्स की वे सभी लिव कर सके, लिव देयर लाइफ्स, लाइफ्स मतलब होता है जीवन, लाइफ्स अपो यहाँ पे बहुवचन है, यस भी लगा यहाँ पे, तो यानी सभी लोग अपना जीवन जी सके विथ डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है इज्जत के साथ। ठीक है, तो मेरी यहाँ इच्छा थी, इट वॉज दिस डिजायर मेरी यहाँ इच्छा थी फॉर फ्रीडम
ऑफ माई पीपल, कि मेरे लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिले, ऐसी आज़ादी मिले टू लिव देयर लाइफ, ताकि वो अपना जीवन जी सके विद डिग्निटी, इज्जत के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और सम्मान के साथ। ठीक है, डिग्निटी मतलब सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब इज्जत। ठीक है, तो मेरी यहाँ इच्छा थी कि मेरे लोगों को ऐसी आज़ादी मिले जिसमें वो अपना जीवन सम्मान और इज्जत के साथ जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने यानी दैट जिसने एनिमेटेड बदल दिया माई लाइफ मेरे जीवन को, यानी इस इच्छा ने मेरे जीवन को बदल दिया। यानी पूरा मिला के ऐसे कह सकते हैं कि इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, यानी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए मेरी यह इच्छा थी कि उन्हें ऐसी आज़ादी मिले जिससे वो अपना जीवन इज्जत और सम्मान से जी सके, और इस इच्छा ने एनिमेटेड माई लाइफ मेरे जीवन को बदल दिया। ठीक है, आसान होना चाहिए, कुछ भी कठिन नहीं है कि इट वाज दिस डिज़ायर, यह इच्छा थी मेरी फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए मेरी यह इच्छा थी टू लिव देयर लाइफ्स, कि वे सभी अपना जीवन जी सके विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान और इज्जत के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इस इच्छा ने मेरे जीवन को बदल दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है बदलना, तो दैट ट्रांसफॉर्म, इस इच्छा ने बदल दिया अ फ्राइटेंड, एक डरपोक यंग मैन, नवयुवक को, इनटू अ बोल्ड वन, एक बहादुर नवयुवक में। इस इच्छा ने एक डरपोक नवयुवक को एक बहादुर नवयुवक में बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मतलब यहाँ पे न्याय प्रिय होता है। ठीक है, कानून का पालन करने वाला। तो दैट ड्रोव, इसने बदल दिया अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक न्याय प्रिय व्यक्ति को, टू बिकम अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बना दिया, एक क्रिमिनल बना दिया। यानी इस इच्छा ने एक कानून के पालन करने वाले व्यक्ति को क्रिमिनल बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। दैट टर्न, जिसने बदल दिया, यानी इस इच्छा ने बदल दिया फैमिली लविंग, परिवार से प्रेम करने वाले हस्बैंड, पति को, इनटू अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति में, विदाउट होम, जिसका कोई घर नहीं था। यानी इस इच्छा ने एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को बिना घर का व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स्ड, इसने फोर्स किया अ लाइफ लविंग मैन, एक जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक अ मोंक, एक साधु की तरह जीवन जीने के लिए। यानी इस इच्छा ने, फोर्स मतलब मजबूर करना, तो इस इच्छा ने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को साधु की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया। इस इच्छा ने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को साधु की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आई एम नो मोर वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है गुणवान। ठीक है, तो आई एम नो मोर गुणवान मतलब मैं बहुत अधिक गुणवान नहीं हूँ। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत अधिक गुणवान नहीं हूँ। और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, सेल्फ सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, यानी ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुणवान हूँ और ना ही मैंने बहुत बलिदान किया है देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों से। यानी जो दूसरे लोग भी हुए, नेता लोग हुए, उन्होंने भी संघर्ष किया, उन्होंने भी इनकी तरह घर छोड़ा, वो भी जेल गए। तो उन लोगों से जब ये अपनी तुलना कर रहे हैं, जैसे आप दो मित्र हैं, आपका नाम सुमित और दूसरे मित्र का नाम राहुल है, तो आप कहते हैं कि मैंने भी परीक्षा के लिए उतनी ही मेहनत की है जितना राहुल ने की है। यानी ना तो मैंने बहुत ज़्यादा की, ना राहुल ने ज़्यादा की, यानी हम दोनों एक दूसरे के बराबर ही हैं। बट आप राहुल को थोड़ा सा श्रेष्ठ बताने के लिए कि भाई आप अधिक श्रेष्ठ हैं, तो आप ये कहते हैं कि भाई आपसे ज़्यादा हमने मेहनत नहीं की है, यानी आप हमसे ज़्यादा मेहनती हैं। तो इससे क्या होता है, सामने वाले की थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप दूसरे को अपने से बड़ा बता रहे हैं। ठीक है, तो यही बड़प्पन यहाँ पे नेल्सन मंडेला में भी प्रदर्शित हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ। कोई व्यक्ति कहेगा ऐसा? इन्होंने अपने जीवन में बहुत बलिदान किया था,
और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा बलिदान किया है, यानी मैंने बहुत ज़्यादा बलिदान नहीं किया है देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों की तुलना में, यानी ये दूसरे लोगों का महत्व तो बढ़ा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? ये एक महान व्यक्ति के गुण होते हैं। तो कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस, ना तो मैं बहुत अधिक गुणवान हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ना ही मैंने बहुत अधिक बलिदान किया है देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों की तुलना में। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन, आगे इंजॉय लिखा है, आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं थोड़ा सा भी आनंद नहीं ले सकता। अब मैं आगे चल रहा हूँ, तो इंजॉय, मैं आनंद नहीं ले सकता। द पुअर, पुअर मतलब गरीब नहीं, यहाँ पे पुअर मतलब थोड़ी सी, उस थोड़ी सी एंड लिमिटेड और सीमित फ्रीडम, आज़ादी का, आई वॉज अलाउडेड, जो मुझे अलाउड, जो मुझे प्रदान की गई है। ठीक है, यानी मैं उस थोड़ी सी और सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता। यह मैंने पाया, मैंने यह पाया कि जो थोड़ी सी और सीमित आज़ादी मुझे दी गई है, मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। When I knew, जब मैंने यह जाना, my people, कि मेरे लोग were not free, आज़ाद नहीं है। जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे जो थोड़ी सी आज़ादी दी गई है, मैं उसका आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। फ्रीडम इज क्या है, इंडिविजिबल। ठीक है, यानी आज़ादी जो है ये बटी हुई है। इंडिविजुअल मतलब विभाजित होना, बटी हुई, तो आज़ादी बटी हुई है। क्या कह रहे हैं? आज़ादी बटी हुई है। द चेन्स, चेन मतलब जंजीर, ऑन एनीवन, किसी पर भी अगर बेड़ियां पड़ी हैं, ऑफ माई पीपल, यानी मेरे लोगों में से किसी एक व्यक्ति पर भी अगर बेड़ियां हैं, बेड़ियां मतलब अगर वो उसे सताया जा रहा है, उसे तकलीफ दी जा रही है। वर द चेन्स ऑन ऑल, तो इसका मतलब है, यानी वर द चेन्स, तो इसका मतलब है चेन्स ऑन ऑल, कि उन सभी पर बेड़ियां पड़ी हुई हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति पर भी जुल्म हो रहा है, तो इसका मतलब उनके पूरे समुदाय पर जुल्म हो रहा है, यानी जितने काले लोग हैं उन सभी पर जुल्म हो रहा है। ये कह रहे हैं ना, देखिए कि द चेन्स ऑन एनीवन, एनीवन मतलब किसी भी एक व्यक्ति पर अगर बेड़ियां पड़ी हैं, अगर किसी भी एक व्यक्ति को बेड़ियों में जकड़ा गया है, बेड़ियों में जकड़ने का मतलब कि उसका शोषण किया जा रहा है, उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो अगर किसी भी एक व्यक्ति को अगर बेड़ियों में जकड़ा गया है, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों में से, तो वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब है कि उन सभी लोगों को, यानी मेरे सभी लोगों को बेड़ियों में जकड़ा गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, आसान भाषा में समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि द चेन्स ऑन एनीवन, अगर ऑफ माई पीपल, माई पीपल यानी मेरे लोगों में से, द चेन्स ऑन एनीवन, अगर किसी एक व्यक्ति पर भी बेड़ियां पड़ी हुई हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब है कि मेरे सभी लोग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, द चेन्स, चेन मतलब जब बेड़ियां, ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां पड़ी हुई हैं, यानी सभी लोगों को बेड़ियों में जकड़ा गया है, यानी सभी लोगों का शोषण किया जा रहा है, वर द चेन्स ऑन मी, तो इसका मतलब है मैं भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। वर द चेन्स ऑन मी यानी इसका मतलब मैं भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि आई न्यू, मैं जानता था, दैट की द ऑपरेशर, ऑपरेशर मतलब होता है दमन करता, जो दूसरों के अधिकारों का शोषण करता है। मस्ट बी लिबर्टेड, लिबर्टेड मतलब आज़ादी, तो दमनकर्ता को भी वैसी ही आज़ादी चाहिए। जस्ट एज, जैसी कि, श्योरली एज, यानी जस्ट एज, श्योरली एज, जैसी कि द ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब दमन होने वाला व्यक्ति। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। कि आई न्यू का मतलब होता है मैं जानता था, दैट की द ऑपरेशर यानी दमनकर्ता को भी मस्ट बी लिबर्टेड, वैसी ही आज़ादी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज, जैसी कि द ऑपरेस्ड, दमन होने वाले व्यक्ति को, यानी दोनों लोगों को आज़ादी वैसी ही चाहिए जैसी कि दमन होने वाले व्यक्ति की, यानी सभी लोग आज़ाद होना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता, अभी आप घर में बैठे हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे देखिए गवर्नमेंट ने हम सभी को कैद कर दिया घरों में,
बाहर निकलने पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी ना। वह तो हमारी अच्छाई के लिए ही किया गया, बट लेकिन एक तरह से हमारी आज़ादी क्या हुई, सीमित हो गई। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था ना। कुछ टाइम तो अच्छा लगा कि हाँ अच्छा हुआ घर बैठ गया, सब काम से छुट्टी। बट थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम्स होने लगी। तो हम सभी आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, अपनी मर्जी से खाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से घूमना चाहते हैं। तो वही चीज़ है। तो आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर, कि दमनकर्ता को भी मस्ट बी लिबर्टेड, वैसी ही आज़ादी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, जैसे कि दमन होने वाले व्यक्ति को। अ मैन, एक व्यक्ति, हु टेक्स, जो छीन लेता है, टेक्स अवे यानी जो छीन लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को, इज अ प्रिजनर, वो एक कैदी होता है, ऑफ हैट्रेड। प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, इसका पूरा का पूरा मतलब होता है नफरत का कैदी। तो अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, वहां नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड, वह लॉक हो जाता है, वह बंद हो जाता है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे, ऑफ प्रीजस्टिस। प्रीजस्टिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडनेस। नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण मानसिकता। तो वह संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। ठीक है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हूं। ट्रूली मतलब सच्ची में, वास्तव में। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन रहा हूं। यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन रहा हूं तो वास्तव में मैं फ्री यानी आजाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, ठीक उसी प्रकार, जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उसी प्रकार, आई एम नॉट फ्री, जब मैं आजाद नहीं हूं, व्हेन माई फ्रीडम, जब मेरी आजादी इज टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अब आजाद नहीं हूं जब मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेशर, द ऑप्रेस्ड यानी दमन होने वाला व्यक्ति, एंड द ऑपरेसर और दमन करने वाला व्यक्ति, अलाइक आर रॉब्ड, दोनों से लूट ली जाती है, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। यानी द ऑप्रेस्ड दमन होने वाले व्यक्ति से, एंड द ऑपरेसर और दमन करने वाले व्यक्ति, दोनों से रॉब्ड लूट ली जाती है, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता। ठीक है। क्योंकि दमन करने वाला व्यक्ति, देखिए आज अंग्रेज थे तो वो लोग हमको कितना प्रताड़ित करते थे, भारतीयों को बहुत प्रॉब्लम देते थे ना। तो उनमें मानवता नहीं थी, उनमें स्नेह नहीं था, प्रेम नहीं था। तो ऐसे लोग दूसरों को तकलीफ देकर उनको खुशी मिलती है, तो उनमें मानवीय गुण नहीं है, तो उनकी मानवता छीन ली गई। और दूसरी चीज, हमारी मानवता क्यों छीनी गई, हम लोग उनके विरुद्ध हुए, क्योंकि हमने उनसे लड़कर आजादी प्राप्त की। तो हमें भी मानवता नहीं रह जाती, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं ना। तो इस बात से यहाँ पे उन्होंने कहा कि दमन करने वाला व्यक्ति और दमन होने वाला व्यक्ति दोनों की आजादी क्या होती है, छीन ली जाती है। ऑप्रेस्ड मतलब होता है दमन होने वाला व्यक्ति, ऑपरेसर मतलब होता है दमन करने वाला व्यक्ति। एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर समझ में आया है। बहुत लंबे समय तक मैं क्लासेस नहीं ले पाया, बट अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।